करते हैं वैसे ही हमारा लाइट वेव भी ट्रेवल करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बीच में सोर्स है, वो सोर्स क्या करेगा, हर पॉइंट में इक्वल डायरेक्शन में वो हर पॉइंट में एनर्जी पास करेगा, और जितने भी पॉइंट्स एक पर्टिकुलर सेम डिस्टेंस पे होंगे, सेम एक्स पे होंगे सोर्स से, उनके पास सेम टाइम पे एनर्जी पास होगी। सो ऑल द पार्टिकल्स here at a particular distance are at same x and same t. We are observing at same x and same t from the source S. So all the particles, all the means the locus of this, all the particles are considered to be wavefront. इसको wavefront बोलते हैं। जो भी सारे particles same phase में होंगे, they are in phase with same x and t, we'll consider those all the particles as a wavefront. इसको हम wavefront बोलेंगे। हमने ऑलरेडी देखा था वेवफ्रंट के डिफरेंट टाइप्स। देयर इज अ स्फेरिकल वेवफ्रंट, देयर इज एन प्लेन वेवफ्रंट एंड देयर इज एन सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। स्फेरिकल वेवफ्रंट 3 डायमेंशनल है। प्लेन वेवफ्रंट हम तब पाते हैं जब कोई सोर्स बहुत ही दूर से इंफिनिटी से आ रहा होता है या बहुत बड़ा होता है। इंफिनिटी से आ रहा है तभी जो वेवफ्रंट बनेगा वो बहुत बड़ा बनेगा, तो हमारे पास सिर्फ इतना ही पार्ट आता है। तो हमको ऐसा लगता है कि समथिंग, कोई एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, कोई एक प्लेन जैसा चीज हमको अराइव कर रहा है, जो लाइट हम तक पहुंचती है हमको ऐसा लगता है कि एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। इट इज ऑल बिकॉज एक प्लेन जैसी कोई चीज हमको स्ट्राइक करी है। इट इज ऑल बिकॉज इतने बड़े पार्ट का हम सिर्फ इतना ही पार्ट देख पाते हैं। तो अगर मुझे प्लेन वेव फ्रंट बनाना है तो मेरा सोर्स बहुत दूर होना चाहिए। द सोर्स मस्ट बी एट इन्फिनिटी, बहुत ज्यादा दूर होना चाहिए। दिस इज व्हाट इज अ प्लेन वेव फ्रंट। एंड देन यू नो कि अगर कोई लीनियर जैसा मटेरियल है, फॉर एग्जाम्पल वायर है, सिलेंडर है, तो फॉर्म्स अ सिलेंड्रिकल वेव। इट कंसिस्ट मैम ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। बोलो मैम, वेव फ्रंट को ऐसा बोल सकते क्या, पार्टिकल्स अरेंज्ड इन अ वेव एमिटेड बाय डिफिनाइट शेप? नो, वेव फ्रंट का एग्जैक्ट डेफिनेशन बताओ ना। एग्जैक्ट डेफिनेशन मैंने बता दिया कि वो सारे पार्टिकल्स जो सेम एक्स पे प्रेजेंट है और सेम टाइम पे हम लोग सेम टाइम पे उनके पास एनर्जी पहुंच रही है। जब हमने पानी के अंदर एक स्टोन फेंका, उसके आजू बाजू रिपल्स क्रिएट होते हैं। उसने उस रिपल को आपके वेव फ्रंट से कंपेयर किया है। अगर आप एक डिस्टेंस आर पे देखो सारे पार्टिकल्स को, तो सारे पार्टिकल्स के पास सेम टाइम पे सारे पार्टिकल्स के पास एनर्जी पहुंची है इस पर्टिकुलर फर्स्ट रिपल में। ऐसे ही सेकंड रिपल क्रिएट होता है, थर्ड रिपल क्रिएट होता है, धीरे धीरे इट गोज अहेड। ओके, तो यहाँ पर जितने भी ये जो फर्स्ट रिपल पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे, दे हैव अ सेम फेस, क्योंकि सेम टाइम पे सबके पास सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी पहुंच रही है। ओके, हर डायरेक्शन में एनर्जी सेम टाइम पे और सेम अमाउंट पे पहुंच रही है, और हर कोई सोर्स से सेम डिस्टेंस पे है। तो मतलब इसका एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स और जिस टाइम पे इन सबके पास एनर्जी पहुंच रही है वो सब सेम है। सो आपको पता है कि कोई भी अगर कोई भी पार्टिकल है या कोई भी वेव है, उसका फेज उसका सारा सिचुएशन समझा देता है। अगर मैं एक वेव बनाती हूँ और उसके फेज अगर उसके अगर एक वेव है और अगर ये पार्टिकल है, इसके अगर मैं फेज के बारे में पूरा डिस्कशन कर लूं, आपको पता है फेज क्या होता है वेव का? फेज इज समथिंग kx minus omega t of a transverse progressive wave if I go ahead। तो आपका फेज दो ही चीजों से डिफाइंड ही है, x और t से। अगर मैं ओमेगा और k इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ओमेगा इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो अगर ये पूरा फेज जो है वो दो ही चीजों से डिफाइन होता है, एक होता है x और एक होता है t। आप कहाँ पर देख रहे हो और कितने टाइम के बाद देख रहे हो। तो अगर मैं ये पूरी तरीके से बता दूं तो मुझे पार्टिकल का पूरा बिहेवियर समझ में आ जाएगा कि मेरा पार्टिकल एग्जैक्टली कहाँ पर है और किस जगह पे वो वाइब्रेट कर रहा है, वेव के कौन से पॉइंट पे वो प्रेजेंट है। ओके, सो मुझे मेरा वेव फ्रंट का परफेक्ट डेफिनेशन इज ये वो पॉइंट्स है, ये वो लोकस है जहां पर सारे पार्टिकल्स इन फेज होते हैं, सारे पार्टिकल्स का फेज सेम होता है। और ये तभी पॉसिबल है जब सारे पार्टिकल्स का एक्स वैल्यू सोर्स से सेम हो और सेम टाइम पे सबके पास एनर्जी पहुंची हो। So wavefront can be defined as it is the locus of all the points. It is the locus of all the points having same phase at a given instant of time. सारे टाइम एक ही टाइम पे सारे के सारे सेम फेज में होने चाहिए। So that's why he compared the light with the water, with a mechanical wave, that is a transverse wave. उसने वाटर के रिपल से कंपेयर किया। अब जरा कुछ समझने की कोशिश करो मैं क्या समझा रही हूँ। यहाँ पर मैंने स्टोन फेंका, पहला रिपल क्रिएट हुआ। वो क्या बोलता है
ये जो पहला रिपल क्रिएट हुआ है उसको वो पर्सन प्राइमरी वेव फ्रंट बोलता है. इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी वेव फ्रंट. ये पहला वेव फ्रंट है जो सबसे क्लोजेस्ट होगा. दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी वेव फ्रंट. अब ये क्या बोलता है कि प्राइमरी वेव फ्रंट पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे ना, ये मेरा पहला सोर्स है. ठीक है, इस सोर्स ने एनर्जी पास की, ये सारी एनर्जी इस पॉइंट, ये प्राइमरी वेव फ्रंट पे, पहले वेव फ्रंट पे ये एनर्जी आ गई है. अब ये जो प्राइमरी वेव फ्रंट है ये सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेगा. इट विल बिहेव लाइक अ सेकेंडरी सोर्स. ये सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेगा और हर पार्टिकल, अब यहां से हर पार्टिकल अपना एक नया वेव फ्रंट क्रिएट करेगा. ऑल पार्टिकल विल क्रिएट इट्स ओन वेव फ्रंट, जिसको हम वेवलेट बोलेंगे. हर पार्टिकल अपना खुद का एक वो बोल सकते हैं अपना खुद का एक ट्रांसफरिंग पॉइंट क्रिएट करेगा हर पार्टिकल. और इस पार्टिकल का जो एनवलप होगा ना, ये जो सारे पॉइंट्स का एनवलप होगा, दैट विल बी माय सेकेंडरी वेव फ्रंट. वापस समझाती हूँ, ध्यान से समझना. ये मेरा सोर्स था, इसने एनर्जी पास की ऑल द पॉइंट्स पे. अब यहाँ पर ये पॉइंट पे मेरा फर्स्ट रिपल क्रिएट हो गया, इसको मैं प्राइमरी वेव फ्रंट बोलूंगी. ये जो सारे पार्टिकल्स हैं जिनके कलेक्शन को मैं प्राइमरी वेव फ्रंट बोल रही हूँ, क्योंकि वेव फ्रंट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इन फेस. सारे पार्टिकल्स को मैं कंसीडर कर रही हूँ. वेव फ्रंट्स मींस कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इन फेस. ओके, तो ये जो मेरा प्राइमरी वेव फ्रंट बना है, इनकी वजह से जो पहला रिपल बना है, इनके जो पार्टिकल्स है, कलेक्शन को आई एम सेइंग वेव फ्रंट, बट इनके जो पार्टिकल्स है, इन पार्टिकल्स को मैं सेकेंडरी सोर्स बोलूंगी. अब ये मेरे सेकेंडरी सोर्स होंगे. ये हर पॉइंट क्या करेगा, अपना खुद का एक स्मॉल वेवलेट क्रिएट करेगा. ये जो नेक्स्ट इसने क्रिएट किया है, दिस इज कॉल्ड एज वेवलेट. ये सारे पार्टिकल्स अपने छोटा छोटा वेवलेट क्रिएट करेंगे. दे ऑल विल क्रिएट देयर ओन वेवलेट. और इन सारे वेवलेट्स का कलेक्शन, दैट विल बी माय सेकेंडरी वेवफ्रंट. समझ में आया? सोर्स के बाद सोर्स ने एक रिपल क्रिएट किया, दैट वाज योर प्राइमरी व्हाट वी कैन से, दैट वाज योर प्राइमरी वेव फ्रंट. इस पर्टिकुलर सोर्स का ये जो प्राइमरी वेव फ्रंट था, ये जो प्राइमरी वेव फ्रंट का जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, प्राइमरी वेव फ्रंट पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उसको उसने सेकेंडरी सोर्स बोला. अब ये सोर्स आगे की तरफ अपना एनर्जी ट्रांसफर करेंगे और छोटा छोटा सा, जैसे एक बड़ा सा वेव बना है, वैसे ही छोटा छोटा वो अपना एनर्जी ट्रांसफर करेंगे आगे की तरफ. ये जो छोटा छोटा सर्कल दिख रहा है आपको, सेमी सर्कल, उसको उसने वेवलेट बोला. और इस पूरे कलेक्शन को उसने, ये जो एनवलप है, ये जो सारे वेवलेट को कवर कर रहा है, उस एनवलप को उसने सेकेंडरी वेव फ्रंट बोला. क्लियर विद द पार्ट? समझ में आ रहा है कुछ में क्या? हेलो मिस, हाउ वाज एक्सप्लेनेशन? हाँ बोलो. मिस फिर वो हम लोग को वेवलेट्स क्यों नहीं दिखाई देते? आप इतना डिटेक्शन नहीं कर सकते सौरभ, आपकी आईज इतनी सेंसिटिव नहीं है कि आप छोटे छोटे डिटेक्शंस को देख सको. और दिस वाज द वे हाउ ही वाज एक्सप्लेनिंग द थिंग्स. उसने बोला ऐसा होता है. ओके, इट वाज नॉट ऑब्जर्वेबल. आप तो सीधा जो सेकंड रिपल है, फर्स्ट रिपल है, सेकंड रिपल है, थर्ड रिपल, आप सीधा रिपल्स देखते हो, आप कलेक्शन देखते हो, आप ये छोटा, ये तो सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है ना. आप थोड़ी पार्टिकल, आप थोड़ी पानी के हर एक एटम को ऑब्जर्व कर पाते हो कि हर एक एटम कुछ ना कुछ मूवमेंट, आप कलेक्टिव देखते हो, क्योंकि कलेक्टिव उतना पहुंच जाता है कि आपका आईज उसको सेंस कर सके. समझ में आ रहा है? हाँ. या ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन डीप. क्या कैसे एक्सप्लेनेशन दिया? मैं पहले सबका डेफिनेशन समझा देती हूँ कि व्हाट इज वेवलेट, व्हाट इज सेकेंडरी वेव फ्रंट, व्हाट इज प्राइमरी वेव फ्रंट. मैं सारी चीजें वापस क्लियर कर रही हूँ, ध्यान से समझो. जो सबसे पहला रिपल बना, दैट इज प्राइमरी वेव फ्रंट, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द सेम फेस. ओके, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द सेम फेस. इसका अभी फिलहाल कोई यूनिट नहीं है, बस एक डेफिनेशन है. वो एक तरीके से वेव को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है. इट इज जस्ट ट्राइंग टू डिफाइन अ वेव, उसके मूवमेंट को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, नथिंग एल्स. आप जब बोलते हो पानी का रिपल, तो पानी के रिपल को कोई यूनिट देते हो क्या? उस मूवमेंट को आपने एक नाम दे दिया. उस मूवमेंट को डिफाइन करते वक्त जब आप अलग अलग चीजों का यूज करते हो, तब आप उसको यूनिट देते जाते हो.
ठीक है, एक्चुअली में ये तो डिस्टेंस कवर्ड ही है, दिस इज ओनली अ डिस्टेंस कवर्ड, ये तो डिस्टेंस ही कवर हो रहा है एनर्जी का। सो उसको उसने सिर्फ मूवमेंट्स को कुछ कुछ नाम दिया है, एक्चुअली इट इज एन डिस्टेंस कवर्ड ओनली। अगर आप इसको देखो तो ये कुछ नया नहीं है, एनर्जी ने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर किया है, बस उसने कुछ अच्छे तरीके से उसको डिफाइन कर दिया कि इफ आई वांट टू डिफाइन अ वेव फ्रंट, अगर मुझे वेव फ्रंट डिफाइन करना है, ओ मैं रिपीट कर रही हूँ, मैंने कहा मैं रिपीट कर रही हूँ। जब आपने वेव फ्रंट को डिफाइन किया, आपने उसने किस तरीके से डिफाइन किया, उसने बोला कि अगर मैंने एक सोर्स बीच में रखा, उस सोर्स से हर डायरेक्शन में सेम टाइम पे हर डायरेक्शन में लाइट स्प्रेड होगी, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस। अगर समझो मैंने टाइम टी के बाद देखा, तो टाइम टी के बाद इन अ सर्कल हर पार्टिकल के पास एक पर्टिकुलर मेरी जो एनर्जी होगी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी। अगर मैं बोलती हूँ मेरा लाइट का स्पीड इज सी, एंड जिस टाइम के बाद मैं देख रही हूँ दैट इज टाइम टी, ओके, तो मुझे पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसको मैं मैथमेटिकली समझा रही हूँ, जरा ध्यान से समझो। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी मेरे लाइट की कितनी है सी, कितने टाइम के बाद देख रही हूँ मैं टी, सो डिस्टेंस अपॉन टी, सो सी टी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। मतलब मेरे लाइट ने हर डायरेक्शन में इस पर्टिकुलर टाइम टी के बाद हर डायरेक्शन में उसने सी टी डिस्टेंस कवर किया है, हर डायरेक्शन में, in all direction it have covered ct distance, हर डायरेक्शन में उसने ct डिस्टेंस कवर किया है। मतलब ct डिस्टेंस पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे, ct डिस्टेंस पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे, उनको कलेक्टिवली, ये जो सारे पार्टिकल्स इन फेज वाइब्रेट हो रहे हैं क्योंकि सब पार्टिकल के पास सेम टाइम पे एनर्जी पहुंची है, तो ये जो कलेक्टिवली ये जो पूरा एक पार्टिकल है उसके पूरे एनवलप को हम वेव फ्रंट बोलेंगे, we will say that as wave front। ct डिस्टेंस में जितने भी पार्टिकल्स आते हैं, तो ये जो एनवलप है जहां पर इस डिस्टेंस में जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उन पार्टिकल के एनवलप को हम वेव फ्रंट कंसीडर करेंगे। समझ में आया व्हाट आई सेड? सबको समझा व्हाट आई सेड? Yes. So all the particles here are getting same amount of energy at the same time। सारे डायमेंशन, सारे पॉइंट पार्टिकल जो इतने पर्टिकुलर डिस्टेंस में है, ct पर्टिकुलर डिस्टेंस में है, सारे पार्टिकल्स के पास सेम टाइम में सेम एनर्जी पहुंचेगी। तो ये जो सारे पार्टिकल्स है ये सारे के सारे एक फेज में होंगे क्योंकि सबके पास सेम टाइम पे सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी पहुंच रही है। ओके, सो उसने वेव फ्रंट को इस तरीके से डिफाइन किया कि इट इज लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, इट इज लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर इन द सेम फेज एट दैट पर्टिकुलर टाइम टी। इस पर्टिकुलर टाइम टी पे जितने भी पार्टिकल उसको सराउंडेड है जो सेम फेज में वाइब्रेट हो रहा है, जिनके पास सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इस पर्टिकुलर टाइम में पहुंची है, उस पूरे कलेक्शन को हम वेव फ्रंट बोलेंगे। समझ में आया? समझा सबको? यस मैम। Yes, miss. नाउ दिस इज माय मेन सोर्स, ये मेरा मेन सोर्स था, इससे एनर्जी पास हो गई। अब क्या होगा, समझो ये मेन सोर्स था, अब ये मेन सोर्स से सबके पास, इन सब पार्टिकल्स के पास एनर्जी आ गई है। अब ये पार्टिकल्स क्या करेंगे? आपको पता है पार्टिकल्स तो मूव होते नहीं, वो सिर्फ वेव को आगे पास करते हैं। अब ये सारे पार्टिकल्स क्या करेंगे, अपने अंदर जो एनर्जी आई है उसको आगे की तरफ पास करेंगे। एवरी पार्टिकल विल पास ऑन द एनर्जी, विल पास ऑन द वेव। करेक्ट है? ये सारे पार्टिकल्स अब अपने एनर्जी को एक पर्टिकुलर टाइम टी के बाद, अगर मैं सेम टाइम टी के बाद देखूं तो सारे पार्टिकल्स ने सेम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर किया है, सबने एनर्जी को बाहर की तरफ पास किया। अब ये भी डिस्टेंस जो सबका कवर होगा, क्योंकि मैं लेट अस से हम लोग T1 पे देख रहे हैं, तो हर पार्टिकल ने T1 पे एनर्जी पास किया है। जब हर पार्टिकल T1 पे एनर्जी पास करेगा तो ये पार्टिकल्स अपना अपना एक सर्कल बनाएंगे, दे विल पास ऑन द एनर्जी। मतलब ये जो वेव फ्रंट था, पहला वेव फ्रंट, अब वो उसके पार्टिकल्स आर एक्टिंग लाइक अ सोर्स, सो वी विल कॉल दिस सोर्स, क्योंकि मेन सोर्स तो ये था, मेन सोर्स तो ये था। अब ये जो वेव फ्रंट पे पार्टिकल्स है, अब वो सोर्स बन के
अपने अंदर के वेव को आगे पास आउट कर रहे हैं, अपने अंदर की एनर्जी को आगे पास आउट कर रहे हैं। सो मेन सोर्स ये था। अब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इनको हम बोलेंगे सेकेंडरी सोर्स। दिस आवर सेकेंडरी सोर्स। ये हमारे मेन सोर्स नहीं है, मेन सोर्स हमारा ये था। अब ये पार्टिकल सोर्स बन के अपने अंदर की एनर्जी को क्या कर रहे हैं, आगे पास कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी सोर्स। ये तो सेकेंडरी सोर्स एनर्जी पास कर रहा है, हर सेकेंडरी सोर्स एक CT1 अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक CT1 अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर करेगा आगे की तरफ। ये भी CT1 करेगा, ये भी, क्योंकि लाइट एनर्जी का तो वेलोसिटी c होता है, ठीक है। एंड ये सारे सोर्स, ये जो सेकेंडरी सोर्सेस हैं, ये सारे सेकेंडरी सोर्सेस आगे की तरफ लाइट पास कर रहे हैं। हर पर्टिकुलर सोर्स से CT1 डिस्टेंस कवर होगा। ये भी CT1 कवर करेगा, ये भी CT1, T1 टाइम के बाद देख रही हूँ, ये भी CT1 कवर करेगा, ये भी CT1 कवर करेगा। एवरीवन विल कवर CT1। तो एक एनवेलप क्रिएट हो जाएगा वापस। वेलोसिटी सेम क्यों? लाइट का वेलोसिटी सेम होता है ना हर डायरेक्शन में। वी आर टॉकिंग अबाउट लाइट, तो वेलोसिटी तो सेम ही होगा ना। आई एम टॉकिंग अबाउट ओम, तो ओम की बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स है वो तो सेम वेलोसिटी से ही रन करेंगे ना, जब वो रन करेगा तो। ओके, सो हर पार्टिकल ने CT1 डिस्टेंस कवर किया। अब ये जो अंदर है, ये जो एनर्जी का ट्रांसफर है, ये तुमको कवर दिख रहा है अंदर वाला, दिस आर कॉल्ड एज वेवलेट्स। इनको वेवलेट्स बोला जाता है। और ये जो नया एनवेलप कवर हुआ है, जिसने सारे वेवलेट्स को कवर अप किया, ये जो एनवेलप दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज अ न्यू एनवेलप कॉल्ड एज सेकेंडरी एनवेलप और सेकेंडरी वेव फ्रंट। जब पानी का रिपल क्रिएट होता है, बहुत सारे रिपल्स क्रिएट होते हैं, तो जो सबसे पहला होगा उसको प्राइमरी बोला जाएगा, जो उसके बाद वाला होगा दैट विल बी सेकेंडरी वेव फ्रंट, जो उसके तीसरा होगा दैट विल बी थर्ड वेव फ्रंट, और उसके अंदर जो ये पॉइंट्स है, दिस इज कॉल्ड एज वेवलेट्स। दिस इज कॉल्ड एज वेवलेट्स। मैम ये सेकेंडरी सोर्स जो ऐसा सर्कल बनाता है, वो मतलब क्या एग्जैक्टली सर्कल नहीं बना रहा है वो, सर्कल वो खुद नहीं बना रहा है। ऑल द पार्टिकल्स, देयर आर इन्फिनिटी नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो आप एक अगर उसको कंटिन्यूअस देखो तो आपको एक सर्कल, क्योंकि ऑल द डायरेक्शंस में ऑन अ वाटर सरफेस, ऑल द डायरेक्शंस में पानी के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो हर पानी के मॉलिक्यूल को CT। अब ये सर्कल जैसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि सर्कल में ही और डिस्टेंस हर जगह सेम होता है ना, सर्कमफरेंस पे डिस्टेंस सेम होता है। तो वो जो वेवलेट्स है ना, हाँ क्या हो गया वेवलेट्स से? वो देखो ना ऐसा सर्कल बना रहे हैं। ये जो वेवलेट्स आप बोल रहे हो, हाँ करेक्ट है। अगर आप यहाँ से इस डिस्टेंस को देखो, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस को देखो, तो अगेन इट इज फॉर्मिंग अ रेडियस। यहाँ से एक एनर्जी पास होगी, अब उतनी ही एनर्जी इस डायरेक्शन में भी पास होगी, उस डायरेक्शन में भी, क्योंकि ये पॉइंट है, इस पॉइंट का भी तो 4 डायरेक्शन है, इस पॉइंट का भी तो बहुत सारा डायरेक्शन है, इस पॉइंट का भी तो अपना एक सर्कल है। दिस पॉइंट्स आर आल्सो हैविंग अ सर्कल। अगर ये सोर्स है, तो ये भी सोर्स तो हर डायरेक्शन में अपनी एनर्जी पास आउट करेगा ना। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मैम बहुत से अगर ये पार्टिकल्स सोर्स है तो ये इसीलिए सर्कल बनाया ना, छोटे छोटे सर्कल्स। हाँ, क्योंकि एक सोर्स से हर डायरेक्शन में ट्रांसफर हो गया एनर्जी। सेम एज मैम बल्ब कंसीडर कर सकते हैं। रुको, मैं एक बड़ा डायग्राम बना रही हूँ, जरा ध्यान से देखते जाओ। दिस इज माय मेन सोर्स, ये मेरा मेन सोर्स है। इस सोर्स ने हर डायरेक्शन में, इस सोर्स का स्पीड मैं लाइट के स्पीड से कंसीडर कर रही हूँ, तो हर डायरेक्शन में T अमाउंट के बाद मैं देख रही हूँ, CT डिस्टेंस कवर कर रहा है हर डायरेक्शन में। CT डिस्टेंस कवर कर रहा है मतलब डिस्टेंस इज सेम एट द सेम टाइम। एक नया ये समझ जाओ, हर डायरेक्शन में कवर करने की वजह से और डिस्टेंस सेम होने की वजह से, लेट अस कंसीडर, डायग्राम थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, प्लीज वेट। ओम, हर डायरेक्शन में एक सर्कल, एक हर डायरेक्शन में डिस्टेंस सेम कवर हो रहा है, हर डायरेक्शन में डिस्टेंस सेम कवर हो रहा है, मतलब समवेयर दिस CT इज अ रेडियस, दिस CT इज अ रेडियस। ये हमारा हो गया फर्स्ट वेव फ्रंट, दिस इज अवर फर्स्ट वेव फ्रंट, जिसको हम प्राइमरी वेव फ्रंट बोलते हैं। ये मेरा फर्स्ट वेव फ्रंट है, ये मेरा फर्स्ट वेव फ्रंट बन गया। अब ये जितने भी पार्टिकल्स होंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे,
देयर आर इन्फिनिटी नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिनके पास एनर्जी पहुंची है। अब ये सारे पार्टिकल्स, दिस वाज माय मेन सोर्स, अब ये सारे पार्टिकल्स सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करने वाले हैं। दिस ऑल पार्टिकल्स विल बिहेव लाइक अ सेकेंडरी सोर्स। तो सेकेंडरी सोर्स की तरह काम कर रहे हैं, तो ये भी तो हर डायरेक्शन में सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी को पास करेंगे। हर पार्टिकल सेम हर डायरेक्शन में एनर्जी पास करेगा। जैसे ये हर डायरेक्शन में पास कर रहा था, वैसे ये हर डायरेक्शन में पास करेगा। और जब आप इन सब पार्टिकल्स का एक एनवलप बनाओगे आफ्टर टाइम t, तो आपको मिलेगा CT1। दिस इज योर सेकेंडरी वेव फ्रंट, दिस इज योर सेकेंडरी वेव फ्रंट। और ये जो छोटा छोटा कवर हुआ है हर पार्टिकल का, दिस इज कॉल्ड एज, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी वेवलेट। सेकेंडरी वेवलेट, क्यों सेकेंडरी वेवलेट? हाँ, रिवर्स भी पास होगा। क्यों सेकेंडरी वेवलेट? क्योंकि ऑलरेडी प्राइमरी वेवलेट्स यहाँ पर प्रेजेंट होकर एनर्जी पास कर चुके हैं। सो फर्स्ट एनवलप प्राइमरी वेव फ्रंट, उसके पार्टिकल्स सेकेंडरी सोर्स, द पार्टिकल्स आर सेकेंडरी सोर्स। हर पार्टिकल ने जो अपनी एनर्जी ट्रांसफर की है, दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी वेवलेट्स, एंड जो उस सारे वेवलेट्स का जो एनवलप होगा दैट विल बी सेकेंडरी वेव फ्रंट। समझ में आया सबको? हेलो मिस, एक डाउट था। बोलो। हेलो मिस मैम, एक हाँ, कंफ्यूजन है। हाँ, वो जो वीटी मैम कवर किया है, वीटी नहीं मैम, हाँ, और जो सिटी कवर किया है डिस्टेंस मैम, हाँ, वो डिस्टेंस किसने कवर किया है? वो समझ नहीं आया। लाइट के पार्टिकल्स या सोर्स के फिर एनर्जी ने। एनर्जी ने? लाइट के, हाँ, एनर्जी ने। पार्टिकल तो कभी ट्रांसफर होता ही नहीं ना, आपको तो पता है। पार्टिकल तो अपनी जगह पे ही वाइब्रेट करते हैं, पार्टिकल सिर्फ एनर्जी को आगे भेज देते हैं। पार्टिकल ओनली पार्टिकल डोंट ट्रांसफर देमसेल्फ। जब आप बोलते हो, जब आपने बोला, व्हेन यू स्पीक, तो थोड़ी ना सर सारे एयर पार्टिकल्स आपके साउंड एनर्जी को उठा के एक दूसरी जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। दे वाइब्रेट ऑन देयर ओन पॉइंट, वो अपनी ही पॉइंट पे वाइब्रेट करते हैं। पर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स वो क्या करते हैं, आपकी एनर्जी को आगे की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। इफ दिस इज माय सोर्स, ये सोर्स से जो भी लाइट एनर्जी निकलेगी, वो लाइट एनर्जी हर पार्टिकल के पास ट्रांसफर होगी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। यही तो आज तक हमने पढ़ा है वेव्स में। समझा मिस। और क्या पढ़ा है हमने यही पढ़ा ना कि पार्टिकल्स, यहाँ पे कोई पार्टिकल कहीं नहीं जा रहा है। जब मैंने पानी के अंदर स्टोन डाला, मैंने पानी को डिस्टर्ब कर दिया, तो जो रिपल्स क्रिएट होते हैं दैट इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, नॉट ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स तो अपने ही ऊपर नीचे ऊपर नीचे, अगर आप यहाँ पे एक पेपर रख दो तो आपको दिखेगा कि वो पेपर ऊपर नीचे वाइब हो रहा है, क्योंकि पार्टिकल्स कहीं आते ही नहीं है। पार्टिकल्स नेवर गो, particles never move, they only vibrate on their own mean position in up down direction, because it is a transfer source. ओके मिस, मतलब उसका वेव्स के फॉर्म में वो लाइट सोर्स की एनर्जी, हाँ मिस समझा गई। एनर्जी जा रही है आगे की तरफ, इसीलिए तो उसने लाइट को वेव बोला और मैकेनिकल वेव से कंपेयर किया। समझ में आया? हाँ मिस। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द हाइजेंस प्रिंसिपल। उसने इन सारी चीजों को डिफाइन किया है। दिस इज द मेन सोर्स, जो आपके पार्टिकल्स, जो सबसे पहले पार्टिकल्स के पास आपकी एनर्जी जाएगी, दैट विल बी द फर्स्ट रिपल। उस फर्स्ट रिपल को उसने नाम दिया प्राइमरी वेव फ्रंट। उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं, अब वो सोर्स की तरह काम करेंगे। अब वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, एनर्जी आगे ट्रांसफर करने वाले हैं। तो ये अब हमारे सेकेंडरी सोर्सेस हैं। अब ये सेकेंडरी सोर्सेस, ये जो सेकेंडरी सोर्सेस हैं, ये सेकेंडरी सोर्सेस अब आगे की तरफ हर डायरेक्शन में एनर्जी पास करेंगे, ठीक है। एंड दे विल फॉर्म देयर स्मॉल स्मॉल लूप्स। इन स्मॉल स्मॉल लूप्स को हम वेवलेट्स बोलते हैं। दे आर नॉट प्राइमरी वेवलेट्स, दे आर सेकेंडरी वेवलेट्स। क्यों सेकेंडरी वेवलेट्स? क्योंकि प्राइमरी वेवलेट्स तो ये है, ये हमारा प्राइमरी वेवलेट्स था, बराबर है। सोर्स के आजू बाजू जो एनर्जी कवर हो रही है, दिस दैट, वही तो वेवलेट बना रही है। तो ये हमारा प्राइमरी वेवलेट था जो मेन सोर्स ने बनाया था। तो ये जो सेकेंडरी सोर्स ने बनाया है वो हमारा सेकेंडरी वेवलेट होगा, दैट विल बी अवर सेकेंडरी वेवलेट। और उस सेकेंडरी वेवलेट का जो एनवलप होगा दैट विल बी अवर सेकेंडरी सोर्स। समझ में आया? एक सीक्वेंस में ले रही हूँ, देखते जाओ। मेन सोर्स, मेन सोर्स से
हर डायरेक्शन में वेवलेट्स पास होंगे, हर डायरेक्शन में वेवलेट पास हुए, तो इस ये जो मेन सोर्स से वेवलेट्स बने हैं उनको हम बोलेंगे प्राइमरी वेवलेट्स। दिस आर अवर प्राइमरी वेवलेट्स। ये प्राइमरी वेवलेट्स का जो एनवलप बनेगा, ये प्राइमरी वेवलेट्स का जो सर्कल में एनवलप बनेगा, दैट विल बी अवर प्राइमरी वेवफ्रंट, प्राइमरी वेवफ्रंट। अब ये मेरा मेन सोर्स था। अब आएगा सेकेंडरी सोर्स। अब ये सारे पार्टिकल्स क्या करने वाले हैं, ये सारे पार्टिकल्स एनर्जी को आगे ट्रांसफर करने वाले हैं। तो अब ये पार्टिकल्स जो है ये सोर्स की तरह काम करने वाले हैं। तो दे आर नॉट अवर मेन सोर्स, दे आर सेकेंडरी सोर्स, करेक्ट। अब ये सेकेंडरी सोर्स हर डायरेक्शन में एनर्जी को पास करेंगे और अपना एक छोटा 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 लूप बनाएंगे। इस लूप को हम क्या बोलेंगे, जैसे ये हमारा प्राइमरी वेवलेट था, वैसे इस पॉइंट से, इस पार्टिकल से जितने भी डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है, that will be our secondary wavelet. This will be our secondary wavelet, correct? और इन सारे वेवलेट्स का जो एनवलप बनेगा, that envelope will be our, क्या होगा बताओ जरा, उस वेवलेट, उस एनवलप को हम क्या बोलेंगे बताओ जरा? सेकेंडरी वेवफ्रंट। समझा? तो जो एनवलप है दैट इज वेवफ्रंट, जो ये छोटा छोटा अंदर है दैट इज वेवलेट, and these are the sources. Clear with the part? समझा उसने किस तरीके से एक्सप्लेन किया है वेवफ्रंट क्या है? So according to the Huygens principle, Huygens ने क्या बोला, जरा उसके प्रिंसिपल को अब रीड करते हैं। According to the Huygens principle, wavefront act as a secondary source. जो वेवफ्रंट बनेगा सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेगा of light emitting secondary light waves called as wavelets. वो क्या करेगा, ये सारे पार्टिकल सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेगा और लाइट रेज को आगे की तरफ पास करेगा। और किस फॉर्म में पास करेगा, उस छोटे छोटे लूप्स को जिस फॉर्म में वो एनर्जी को ट्रांसफर करने वाला है, उन छोटे छोटे लूप्स को हम क्या बोलेंगे, वी विल कॉल दैट लूप्स एज वेवलेट्स एंड दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी वेवलेट्स, क्योंकि प्राइमरी वेवलेट्स ये अंदर वाले हो चुके हैं। ओके, सो दे आर आवर सेकेंडरी वेवलेट्स नाउ, और यू कैन कॉल दिस स्मॉल स्मॉल लूप टू बी वेवलेट्स। उसके बाद the new wavefront can be taken or can be obtained by taking an envelope on secondary wavelets. जो नया wavefront बनेगा, ये जो secondary wavelets बने हैं, उनके envelope को हम secondary wavefront बोलेंगे। This is what is the Huygens principle. This is how he explained the light waves, कि light wave किस तरीके से आगे ट्रांसफर होती है। उसका बोलने का मतलब ये था कि बीच में एक मेन सोर्स होता है, वो छोटे छोटे वेवलेट्स को आगे पास करता है। सारे पार्टिकल्स जो सेम, जिनको सेम टाइम पे और सेम डिस्टेंस पे एनर्जी मिलती है, वो एक सर्कल जैसा लूप बनाते हैं। जब वो एक सर्कल जैसा लूप बनाते हैं, उस सर्कल जैसे लूप में जितने भी, ये जो हमारा फर्स्ट वेवफ्रंट बना है, उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, वो सब अब सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेंगे। वो सारे सेकेंडरी सोर्स अपना छोटा छोटा हर डायरेक्शन में हर पार्टिकल अब एनर्जी पास करेगा। वो अपना एक छोटा छोटा लूप बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे वेवलेट। उन सारे सेकेंडरी वेवलेट्स को कवर करने वाला जो नया एनवलप बनेगा, दैट विल बी अवर सेकेंडरी वेवफ्रंट। समझ में आया सबको? Clear with the part? समझा? So let's see about the progress of a plane wavefront. मैंने आपको पहले बताया कि प्लेन वेवफ्रंट तब बनता है जब कोई सोर्स बहुत दूर से आ रहा हो, किसी सोर्स का वेवफ्रंट बहुत दूर से आ रहा हो, तो हमको सिर्फ एक छोटा पार्ट देखने के लिए मिलता है। तो हमने जहां से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, जरा वहां से देखते हैं। लेट अस कंसीडर बहुत बड़ा सा एक सोर्स है जिससे ये वेवफ्रंट हम तक पहुंचा है, पर हमारा ऑब्जर्वेशन कहीं यहाँ से शुरू हुआ है। तो सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन हमने किया AB पे किया, एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0। जो पहला पार्ट हम देख रहे हैं एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, जहां से हमने एक्सपेरिमेंट, आपको पता है जब आप एक्सपेरिमेंट शुरू करते हो आप उसको टाइम t इज इक्वल्स टू 0 लेते हो। तो पहले आपने AB को देखा, ठीक है। अब AB पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे, आपको पता है मेन सोर्स तो कुछ और है, मेन सोर्स हमारा सन हो सकता है, क्योंकि प्लेन वेवफ्रंट कब बनता है, इट इज अ प्लेन वेवफ्रंट, करेक्ट, प्लेन के फॉर्म में है। प्लेन वेवफ्रंट कब बनता है, जब सोर्स बहुत इंफिनिटी पे हो, बहुत बड़ा सा सर्कल बना है, बट हमको सिर्फ कितना पार्ट दिख रहा है, इतना पार्ट, जैसे आपका अर्थ पे होता है। योर अर्थ इज अ बिग ओवल, इट इज अ बिग जायंट समथिंग, बट आप एक छोटे से डिस्टेंस पे खड़े हो तो आपको ऐसा लगता है कि इट्स अ प्लेन, करेक्ट। तो हम सिर्फ एक बड़े से पार्ट का एक छोटा सा पार्ट देख पा रहे हैं। कहाँ से हमने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया है, ओके। और मैंने क्या किया, जब मैंने मेरा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, जब मैंने मेरा देखना स्टार्ट किया, तो ये मेरा फर्स्ट वेवफ्रंट था, इस फर्स्ट वेवफ्रंट को मैं देख पाई। अब मुझे पता है कि इस फर्स्ट वेवफ्रंट में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, दैट विल एक्ट एज अ
अब बताओ क्या होगा? दैट विल एक्ट एज अ सोर्स फॉर मी। ये मेरा प्राइमरी सोर्स है क्या? ये ए बी जो पार्टिकल्स है ये मेरे प्राइमरी सोर्स है क्या? हाँ या ना में आंसर करो। नहीं। आर दे माय प्राइमरी सोर्स? ये मेरे प्राइमरी सोर्स है क्या? नहीं है, ये मेरा सेकेंडरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स तो कहीं दूर प्रेजेंट है, बराबर है। अब ये सेकेंडरी सोर्सेस क्या करेंगे? ये सेकेंडरी सोर्सेस अपना खुद का हर डायरेक्शन में वो एनर्जी को पास करेंगे। ये पॉइंट नहीं लेती हूँ, अपने खुद के एनर्जी को पास करेंगे। अब इसको पास करता हुआ जो एनवलप होगा, दिस एनवलप, दिस ए डैश बी डैश, हर पार्टिकल ने अपना एक पॉइंट एनर्जी पास किया है। मुझे पता है कि ये मेरे सेकेंडरी सोर्सेस है, करेक्ट है, ये मेरे सेकेंडरी सोर्सेस है। लेट अस से कि हर पार्टिकल से जो एनर्जी पास हो रही है, इट हैव अ टाइम टी। एक टाइम टी के बाद t इज इक्वल्स टू 0, एक टाइम कैपिटल टी के बाद मैं सबको देखने वाली हूँ, और सबकी वेलोसिटी जो है वो v है, ठीक है। सो ये भी vt डिस्टेंस कवर करेगा, ये भी vt डिस्टेंस कवर करेगा, ये भी vt डिस्टेंस कवर करेगा, सारे vt डिस्टेंस कवर करेंगे। और अगर मैं इनके एनवलप को बना दूं एट vt डिस्टेंस कवर किया है सारे पार्टिकल्स की एनर्जी ने, तो अब ये मेरा पॉइंट है जहां पर मैंने एनवलप बना दिया। आप देख सकते हो वापस, यू कैन डिफाइन इन अ प्लेन वेव फ्रंट, दिस इज इन प्रोग्रेस ऑफ योर प्लेन वेव फ्रंट। मतलब प्लेन वेव फ्रंट आपका आगे की तरफ बढ़ रहा है। अगर एक्चुअली में आप इसको बड़ा सर्कल बनाओ तो इट इज अ सर्कुलर वेव फ्रंट ओनली। अगर आप इसको थोड़ा सा बड़ा बनाओगे, पूरा सर्कल कंसीडर करोगे, आप तो छोटा सा पार्ट कंसीडर कर रहे हो। सो यू कैन सी ये मेरा, ये जो पार्टिकल्स हो गए, दिस पार्टिकल्स आर माय सेकेंडरी सोर्स, ये मेरे सेकेंडरी सोर्स है, दिस आर माय सेकेंडरी सोर्स, करेक्ट। ये जो अंदर नया बना है, ठीक है, उसको मैं बोलूंगी सेकेंडरी, आई विल कॉल दैट एज सेकेंडरी वेव फ्रंट, सॉरी सेकेंडरी वेवलेट, अंदर वालों को सेकेंडरी वेवलेट। और ये जो बाहर नया एक लाइन बना है ए डैश बी डैश, ये एनवलप है ना अंदर के वेवलेट्स का, ये न्यू एनवलप जो बना है इसको मैं बोलूंगी सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये आ रहा होगा, मैम जब इंफिनिटी से आ रहा है तो बहुत सारे बने होंगे बीच में। हाँ, बहुत सारे, हम बहुत सारे को कंसीडर ही नहीं करेंगे, विल नॉट कंसीडर। हम लोग सीधा मेन सोर्स देखेंगे और जहां से एक्सपेरिमेंट हमने शुरू किया उसको देखेंगे। बोलो मैम, यहाँ पर जो ये पास हो रही है आगे एनर्जी, वो मैम पैरेलल एक दूसरे के, इसमें ऐसा क्यों दिख रहा है कि पैरेलल जा रहा है एक दूसरे के? क्योंकि हम एक एक पॉइंट देख रहे हैं, वी आर सीइंग वन पॉइंट। अगर इसका हर डायरेक्शन में देखोगे तो ऐसा ऐसा है, क्योंकि एक पार्टिकल हर डायरेक्शन में एनर्जी को भेजेगा। मैंने आपको एक कंपोनेंट लेके दिखाने की कोशिश की है। वाई है फॉर्म अ सर्कल, यहाँ पे वेवलेट को मैंने सर्कल से क्यों रिप्रेजेंट किया कि ये एक सिंगल पार्टिकल जो है, जो मेरा सेकेंडरी सोर्स है, वो हर डायरेक्शन में एनर्जी को पास करने वाला है। मतलब कुछ एनर्जी पीछे की तरफ जाने वाली, कुछ एनर्जी यहाँ जाने, इट विल फॉर्म अ सर्कल। समझ में आया? तो मैंने सिर्फ एक कंपोनेंट लेके आपको दिखाने की कोशिश की है कि इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन बीटी अमाउंट विल बी कवर्ड। और अगर मैं उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को लेके एक लाइन ड्रॉ करूं तो मुझे एक एनवलप मिलेगा एट द डिस्टेंस ऑफ बीटी। जिस नए एनवलप को मैं बात करूंगी सेकेंडरी, इट विल बी अवर सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब इस सेकेंडरी वेव फ्रंट पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, वो पार्टिकल्स, अब जरा ध्यान से सुनना, वो पार्टिकल्स मेरे थर्ड सोर्स की तरह काम करने वाले हैं। दिस पार्टिकल विल वर्क एज अ थर्ड सोर्स। अब ये पार्टिकल्स अपना खुद का एक वेव फ्रंट बनाएंगे, वेवलेट्स बनाएंगे हर डायरेक्शन में, फिर एक नया एनवलप बनेगा और इसी तरीके से एनर्जी आगे प्रोग्रेस होती जाएगी। समझ में आ रहा है सबको? समझा सबको? यस और नो? यस मिस। हाँ मिस समझा, पर अभी भी एक डाउट है। पूछो। मैम, जो हम लोग ने पहले एक बड़ा सा स्फीयर लिया था, तो हाँ, उसमें जो एनर्जी बाहर निकल रही थी मैम, वो रेडियली आउटवर्ड्स थी। हाँ हाँ, तो अगर मिस हम लोग ने वो बड़े स्फीयर का एक बहुत छोटा पार्ट कंसीडर किया है, तो वो प्लेन दिखेगा हम लोग को, उसका सरफेस। हाँ करेक्ट है। तो फिर मैम जो वो एनर्जी रेडियली आउटवर्ड्स आ रही थी मैम, अभी वो हमको एक दूसरे के पैरेलल दिखेगी ना अभी? हाँ करेक्ट है, करेक्ट है। तो देखो एक बात समझने की कोशिश करो, हाइजिन ने क्या बोला वो भी समझो। हाइजिन ने एक अजम्पशन डाला बीच में कि ये जो पीछे जा रही हुई एनर्जी है ना,
ये जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी है, हाँ मिस, कैन यू सी द रिफ्लेक्टेड एनर्जी? उसने ये स्टेटमेंट पास किया कि रिफ्लेक्टेड एनर्जी से ना मेरे वेवलेट्स को, मेरे ओवरऑल जो मेरा ये है उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। ये जो रिफ्लेक्टेड वेव्स है इनसे मेरे एनर्जी को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब मेरा जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जो वापस आगे एक एनर्जी आने वाली है, अगेन न्यू एनर्जी इज गोइंग टू कम, क्योंकि एक सोर्स तो प्रेजेंट है यहाँ पे। तो उसने बोला ये जो पीछे अपोजिट डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है, उसने ऐसा अजम्पशन बोला कि ये जो नए, ये जो बैकवर्ड डायरेक्शन के वेवलेट्स है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन के जो वेवलेट्स है वो कोई खास इफेक्ट मेरी आने वाली एनर्जी पर क्रिएट नहीं करते, दे डोंट क्रिएट एनी काइंड ऑफ अपोजिशन। ऐसा उसने अजम्पशन लिया उस टाइम के लिए। बट उसकी इस थियरी को लोगों को, ये थियरी लोगों को एक्सेप्टेबल लगी, इसीलिए लोगों ने उसके इस पार्ट को इग्नोर करते हुए सिर्फ वेव फ्रंट और वेवलेट जैसी चीजों को एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि दिस हैपेंस, क्योंकि लोग उस वक्त उस चीज को देख रहे थे कि जब उन्होंने पानी के अंदर रिपल डाला, पानी के अंदर स्टोन डाला, तो वो ये चीज ऑब्जर्व कर रहे थे कि देयर वाज अ फॉर्मेशन ऑफ रिपल। और उसने वही बोला कि ये जो रिपल बना, ये जो पहला रिपल बना, ये मेरा प्राइमरी वेव फ्रंट है, जिसके पार्टिकल्स मेरे सेकेंडरी सोर्स होंगे। ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, आगे की तरफ एनर्जी पास करेंगे। जब ये आगे की तरफ एनर्जी पास करेंगे तो ये अपना एक छोटा छोटा, हर ये पार्टिकल हर डायरेक्शन में एनर्जी पास करने वाला है, सारे पार्टिकल्स हर डायरेक्शन में एनर्जी पास करेंगे। ये जो आगे प्रोग्रेस हो रहा है, ये एनर्जी, ये आगे प्रोग्रेस होने वाली एनर्जी का एक नया एनवेलप बनेगा, उस एनवेलप को मैं सेकेंडरी वेव फ्रंट का नाम दूंगा। तो ये चीज लोगों को देखने के लिए मिली। और ये सारे छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन, ये जो वेवलेट्स वाले ऑब्जर्वेशन है, ये कोई कर नहीं सकता था बाय आइज, ऐसा किसी को कुछ देखने के लिए नहीं मिला। दिस वाज द थियरी, इसलिए इसको नाम दिया गया है थियरी, इट्स नॉट अ लॉ। ये लॉ नहीं है, लॉ वो होता है जो आप एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दो, इट्स अ थियरी। उसने थियोरेटिकली ऐसा समझाया लाइट के प्रोग्रेस को, समझ में आया? क्लियर? इसीलिए हाइजन के आगे जाके थियरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि लाइट को वैक्यूम की जरूरत, ये जो सारी चीजें हो रही है ये पार्टिकल के मीडियम्स के हेल्प से हो रही है। पार्टिकल है तो वेवलेट क्रिएट होगा, बट वैक्यूम में वो चीज नहीं हुई। वैक्यूम में उसने इस चीज को ईथर के हेल्प से एक्सप्लेन किया था, करेक्ट, बट वैक्यूम में वो चीज नहीं हुई, इसलिए हाइजीन के प्रिंसिपल को आगे जाके कंसिडरेशन में नहीं लिया गया। हाइजीन के जो एक्सप्लेनेशन था उसको आगे जाके रॉन्ग प्रूव कर दिया गया, क्योंकि ईथर जैसा कुछ होता ही नहीं। लाइट इज नॉट अ मैकेनिकल वेव, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये चीज आगे जाके प्रूफ हुई कि इसका जो प्रोग्रेस हो रहा है, इसका प्रोग्रेस इस वजह से नहीं हो रहा है कि वेवलेट जैसा कुछ बन रहा है, इसका प्रोग्रेस इस वजह से हो रहा है क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये चीज आगे जाके प्रूफ हुई। तो ये सब जो चीजें थी, ये सारी जो चीजें थी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में भी वेव फ्रंट जा रहे हैं, वो अपोजिशन क्रिएट करेंगे, दे आर अपोजिटली कमिंग ट्रांसवर्स वेव्स। अगर देखो तो ये स्टैंडिंग वेव जैसा कुछ बना देगा यहाँ पर जाने के बाद। बट उसने क्या बोला कि ये जो पीछे आते हुए लाइट वेव्स है ना, ये जो पीछे के डायरेक्शन में आते हुए लाइट वेव्स है, ये कोई खास इंटरप्शन क्रिएट नहीं करते, उसने ऐसा अज्यूम किया था। लेट्स गो अहेड विद द स्फेरिकल वेवफ्रंट, देखते हैं जैसा कैसे बनता है। दिस इज माय मेन सोर्स। मेन सोर्स हर डायरेक्शन में लाइट पास आउट करेगा, एक एनवेलप बनेगा। ये सारे, ये मेरा प्राइमरी वेव प्लेट है, दिस इज माय प्राइमरी वेव प्लेट जो मेरे मेन सोर्स ने बनाया है। अब ये यहां से मैंने ऑब्जर्वेशन शुरू किया, मैं मेन सोर्स से ऑब्जर्वेशन शुरू ही नहीं कर रही हूँ, मेरा t इज इक्वल्स टू 0 मैं प्राइमरी वेव फ्रंट से शुरू कर रही हूँ। अब मैं बोलती हूँ कि मेरा जो वेव है वो v वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ा है। मैं कितने टाइम के बाद देख रही हूँ, मैं टाइम t इज इक्वल्स टू कैपिटल T के बाद देख रही हूँ। अब ये जो पार्टिकल है ये हर डायरेक्शन में vt डिस्टेंस कवर करने वाला है। इसकी एनर्जी, सॉरी पार्टिकल नहीं, इसकी एनर्जी हर डायरेक्शन में vt डिस्टेंस कवर करेगी, दे विल कवर vt इन ऑल डायरेक्शन। अब इस डायरेक्शन में कवर करते करते अगर आप इस सारे वेवलेट को, हर पार्टिकल के वेवलेट को का अगर आप एक एनवेलप बनाओ आफ्टर टाइम t इज इक्वल्स टू कैपिटल T, हर पार्टिकल अपना एक खुद का सर्कल बनाएगा, क्योंकि हर डायरेक्शन में ये पार्टिकल हर डायरेक्शन में एनर्जी को ट्रांसफर करने वाला है। सो दिस वाज फर्स्ट वेव फ्रंट वाज एट t इज इक्वल्स टू 0। ये पूरा वेव फ्रंट अगर आप इसके पूरे डिस्टेंस को कवर करो तो ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा, इट विल बी सिंपली vt, सॉरी कैपिटल T। हर पार्टिकल ने vt कवर किया है ना, तो ये जो नया एनवेलप बनेगा इस पुराने एनवेलप से, उसका डिस्टेंस कितना होगा, v मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल T। सो
दिस इज योर सेकेंडरी, ये प्राइमरी सोर्स है, मेन सोर्स, ये सारे पार्टिकल्स विल बी योर सेकेंडरी सोर्स। ये अंदर जो है दिस विल बी वेवलेट, बट ये प्राइमरी वेवलेट नहीं है, प्राइमरी वेवलेट तो ये है, दिस आर योर सेकेंडरी वेवलेट्स। ये जो सेकेंडरी सोर्स वेवलेट्स क्रिएट करेगा दैट विल बी सेकेंडरी वेवलेट, और ये जो नया एनवेलप है T इज इक्वल टू कैपिटल T पे बन रहा है, ये नया एनवेलप इज योर सेकेंडरी वेव फ्रंट। समझ में? दिस इज प्रोग्रेस ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट। समझा? क्लियर विद द पार्ट? सबको वेव फ्रंट, वेवलेट, सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेवलेट, सारी चीजें क्लियर हुई है? किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क। सबको समझा? अगर आपको किसी ने सीधा बोल दिया कि इट इज अ सेकेंडरी वेवलेट, किसी ने आपको सीधा बोल दिया कि इट इज अ सेकेंडरी वेवलेट, तो आपके दिमाग में सीधा सेट हो जाना चाहिए कि अच्छा सेकेंडरी सोर्स का वेवलेट के बारे में बात कर रहे हैं। प्राइमरी वेवलेट मतलब मेन सोर्स के वेवलेट के बारे में बात कर रहे हैं। प्राइमरी वेव फ्रंट मतलब मेन सोर्स ने जो सबसे पहला वेव फ्रंट बनाया है उसके बारे में बात कर रहे हैं। सेकेंडरी वेव फ्रंट मतलब जो सेकेंडरी सोर्स ने वेव फ्रंट बनाया है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब एक चीज समझ सकते हो, अब ये जो नया वेव फ्रंट बना है इसके ऊपर जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो आपके किस सोर्स की तरह काम करेंगे? पहले वेव फ्रंट में देयर वाज अ सेकेंडरी सोर्स, तो दूसरे वेव फ्रंट में कौन से सोर्स होंगे? ये दैट विल बी विच सोर्स? बताओ जरा आंसर। इट विल बी source. Answer. Tertiary source. Tertiary. Tertiary बोल सकते हो या थर्ड सोर्स भी बोल सकते हो। That will act as a third source. वैसे ही आगे के पार्टिकल्स विल बी फोर्थ सोर्स, फिफ्थ सोर्स, सिक्स्थ सोर्स एंड सो ऑन। ये सारे सोर्सेस इस तरीके से वेवलेट्स बना बनाकर आगे की तरफ एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। अब इस प्रिंसिपल को यूज करके उसने रिफ्लेक्शन, क्यों उसकी थ्योरी को वैल्यू दी गई वो जरा आप समझेंगे कि इतनी सारी मिस्टेक्स होने के बाद भी, ऐसा कुछ होने के बाद भी उसकी थ्योरी को इंपॉर्टेंस दी गई और उसको पढ़ा गया, क्योंकि हाइजेंस ने अपनी इसी प्रिंसिपल के हेल्प से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जैसे फिनोमिना को एक्सप्लेन किया है। He explained reflection phenomena and refraction phenomena with this theory. So it was considered that your wave is your light is a wave. Light को wave के पार्टिकल को कंसिडर, लाइट को वेव का नेचर कंसिडर किया गया क्योंकि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फिनोमिना वो अपने इस प्रिंसिपल से प्रूव कर पाया, इन सारी थियरीज को यूज करके प्रूव कर पाया। सो लेट्स हैव पेंसिल स्केल विथ यू। अपने पास पेंसिल स्केल बुक लेके प्रेजेंट हो जाओ। विल गो अहेड विद द रे डायग्राम। पहले हम रे डायग्राम बनाना सीखते हैं, उसके बाद हम प्रूफ देखेंगे कि हाउ ही प्रूव्ड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, और दूसरा होता है कि ऑल द दैट इज रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे लाई इन द सेम प्लेन। ये दोनों लॉज को उसने अपने इस वेव फ्रंट के कंडीशन से प्रूव करके दिखाया। इसने इस कंडीशन से प्रूव करके दिखाया, अपने इस प्रिंसिपल को यूज करके उसने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव किया है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट at a plane surface, okay, let's go ahead. Draw one mirror. एक मिरर ड्रॉ करो। पेंसिल एकदम लाइट रखना, मिस्टेक्स होगी रफ करोगे तो रे डायग्राम गंदा नहीं दिखेगा। Draw one mirror. Let us say that reflecting surface, this particular reflecting surface, that is a mirror, is represented by Mn. अब कुछ समझाने जा रही हूँ, जरा ध्यान से समझना। मैं यहाँ पर जो सोर्स कंसीडर कर रही हूँ वो सोर्स बहुत इंफिनिटी पे है। दैट सोर्स इज एट पर्टिकुलर इंफिनिटी। तो उस सोर्स से मेरे पास जो भी लाइट आएगी दैट लाइट विल बी इन द फॉर्म ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। अगर मैं सन को सोर्स कंसीडर कर रही हूँ तो वो जो लाइट आएगी वो लाइट का एक थिकनेस होगा, that will come as a plane wave front. आप ये तो समझ चुके हो कि जो सोर्स ऑफ लाइट आ रही है या जो सोर्स ऑफ लाइट होती है वो एक सिंगल लाइन नहीं होती है। आपने अभी पीछे सारे प्रिंसिपल से देख लिया कि आप चाहे स्फेरिकल वेव फ्रंट लो, चाहे आप सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट लो, हर वेव फ्रंट एक थिकनेस के साथ प्रेजेंट होता है।
ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्यों होता है आपको अब ये वेव फ्रंट एक्सप्लेन करेगा। सो दैट लाइट, अगर आप एक रे भी कंसिडर कर रहे हो तो भी इट इज क्वाइट थिक, एक थिकनेस प्रेजेंट होती है। सो वी विल कंसिडर कि एक वेव फ्रंट है जिसको मैं एक प्लेन वेव फ्रंट है जो मैंने एक इंफिनिटी सोर्स से बनाया है। वो इंफिनिटी सोर्स से जो प्लेन वेव फ्रंट है उसको मैं एक एंगल पे इस पे गिरा रही हूँ। वेव फ्रंट का एक थिकनेस होगा, कंसिडर। दोनों लाइंस को पैरेलल रखना। दिस इज द थिकनेस ऑफ माय वेव फ्रंट। उस वेव फ्रंट का थिकनेस आई एम सेइंग ए बी है। मैंने प्लेन वेव फ्रंट लिया है एक इंफिनिटी सोर्स से बनाकर। इसको काफी पैरेलल रखना, ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाना चाहिए क्योंकि इट्स अ प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट आपको पता है वेव फ्रंट के अंदर सारे पार्टिकल सेम डिस्टेंस कवर करते हैं, सो इट विल बी पैरेलल। ओके, अब जरा ध्यान से देख रहे हो, एक जो लाइट आप एक एंगल पे गिरा रहे हो, ये पॉइंट ए है, ये फर्स्ट पार्टिकल है, और ये पॉइंट बी है, ठीक है। जब ये ए पार्टिकल यहाँ पर टच कर जाएगा तब तक बी पार्टिकल ने अभी तक आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस को टच ही नहीं किया है, इसको टच करने को थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, जब आप एक एंगल पे किसी एक लाइट को गिराते हो, वो लाइट की एक पर्टिकुलर थिकनेस होती है, उस थिकनेस की वजह से ही आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन देखने के लिए मिलता है। अब आप वो आगे जाके प्रूव करोगे। आपने एक लाइट ली है, उस लाइट रे जो आपका वो प्लेन वेव फ्रंट के फॉर्म में है। उस प्लेन वेव फ्रंट को, उस लाइट के थिकनेस को, अगर समझो ये मेरा रे ऑफ लाइट है, उस लाइट के थिकनेस को मैंने एक एंगल पे गिराया है। जब मैंने एक एंगल पे गिराया तो फर्स्ट जो पॉइंट है, ये पॉइंट ए ने तो फटाक से इसको टच कर दिया, बट ये जो पॉइंट है, ये जो पार्टिकल है जिसपे मेरा एक टाइम टी के बाद लाइट पहुंचने वाला है, ये पार्टिकल इतनी जल्दी नहीं टच करेगा क्योंकि दे हैव अ पाथ डिफरेंस। मैं एक एंगल पे गिरा रही हूँ। ओके, अब ड्रॉ अ नॉर्मल हियर। इस पर्टिकुलर पार्टिकल का नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ होगा। हो गया। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, अब जरा एक चीज समझो, हमने क्या क्या किया। हमने क्या किया, एक वेव फ्रंट लिया, प्लेन वेव फ्रंट, उसको हमने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे एक पर्टिकुलर एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से गिराया हुआ है। ये जो सरफेस है, ये जो प्लेन मिरर है, ये परपेंडिकुलर है आपके प्लेन ऑफ पेपर को। आपका जो प्लेन पेपर का प्लेन है उसको मैंने ये जो सरफेस, ये जो मेरा मिरर है उसको परपेंडिकुलर रखा है, ऐसा सीधा रखा है बाहर की तरफ। और ये जो प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है ये भी ऐसा गिर रहा है कुछ, इट इज फॉलोइंग लाइक दिस। ये भी परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ पेपर। हमने क्रॉस सेक्शन लिया है, हमने इस पर्टिकुलर पॉइंट का क्रॉस, ये जो प्लेन आया हुआ है इसका हमने क्रॉस सेक्शन ले लिया, कट करके हम इसको देख रहे हैं। सो योर दिस plane wave front is also perpendicular to the paper, and your this what we can say, this reflecting surface is also perpendicular to the plane of the paper. पेपर के प्लेन से परपेंडिकुलर है, बाहर की तरफ, दोनों बाहर की तरफ है। ओके, मैंने इसको कट करके इसका मैं देख रही हूँ कि ओवरऑल कैसे इंटरसेक्शन हो रहा है आपके प्लेन सरफेस के साथ। तो हमने ये देखा कि जब मैं एक एंगल पे गिरा रही हूँ तो ये जो रे ऑफ लाइट है, जो ये प्लेन वेव फ्रंट है, ये जो सिंगल रे ऑफ लाइट है, इस रे ऑफ लाइट का एक पार्टिकल तो फटाक से इसको टच कर रहा है, बट ये बी पार्टिकल को अभी थोड़ा टाइम है आपके इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को टच करने के लिए। ओके, लेट एक्सटेंड इट, उसको जरा एक्सटेंड करते हैं। जहां पर वो आकर टच करने वाला है उसको हम सी बोल देंगे, विल से दैट एज सी। ओके, और यहाँ पे भी हम एक नॉर्मल बना के ले लेते हैं अभी, विल ड्रॉ वन नॉर्मल। ओके, नाउ व्हाट, अब जरा ध्यान से समझो व्हाट वी हैव कंसीडर्ड, जरा देखते हैं ध्यान से। वी हैव कंसीडर्ड अ प्लेन वेव फ्रंट, ए बी प्लेन वेव फ्रंट विच इज परपेंडिकुलर, ऐसा कुछ गिर रहा है, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। प्लेन ऑफ द पेपर से परपेंडिकुलर है, बाहर की तरफ है ये प्लेन वेव फ्रंट, और ये जो मिरर है ये भी बाहर की तरफ है, परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ द पेपर। अब इस प्लेन वेव फ्रंट का अगर मैंने एक एंगल पे गिराया है, एक पर्टिकुलर एंगल पे गिराया है, तो एक पॉइंट पे करेंगे, पर जो ये पॉइंट है वो यहाँ पे टच करने के टाइम है, इसने यहाँ पे टच कर दिया, बट दिस पॉइंट इज फार अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर व्हाट वी कैन से रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब ये कब टच करेगा जरा ध्यान से देखो। नाउ हियर
व्हाट वी विल नेम दिस, विल से दिस इज AP, इसको AP नाम देते हैं, एंड दिस विल बी CQ डैश, ये CQ डैश हो गया। अब क्या करोगे, जब यहाँ पर ये इंसिडेंट रे, ये मेरा प्लेन वेव फ्रंट था AB, इसको हम एक और यहाँ पे भी नाम देते हैं, विल से दिस एज R, बिकॉज यही हमारा ray of light है, this is my ray of light, that is the path of light that have covered, part that light has covered, this wave front has covered from coming from infinity, और इसको हम Q नाम दे देते हैं। This ray of light is perpendicular, ये जो path है ये perpendicular है किसको, आपके AB को, and this QB is perpendicular to your AB, ये दोनों perpendicular है। clear? Now what? अब यहां से, अब ये इंसिडेंट हो गया, यहां से एक रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। Reflection will take place. This is my angle of reflection now. ये जो A पॉइंट है, ये A पॉइंट का जो वेव है वो यहाँ पर टकराया और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हुआ, करेक्ट है? इट इज रिफ्लेक्टिंग बैक, दिस इज माय एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको नाम देते हैं हम E, we'll say this as E, बाद में नाम देते हैं, let it be. Okay, अब क्या, अब जरा ध्यान से देखो, what is this going on? अमन, अब जरा ध्यान से देखो, जब मेरा A यहाँ पर रीच हो गया तब तक मेरा B पॉइंट यहीं पर था, इट वॉज एट दिस डिस्टेंस B, करेक्ट? मेरा वेव, ये वाला जो वेव है, ये वाला जो पार्टिकल होगा, ये जब वेवलेट क्रिएट करेगा, दिस पार्टिकल विल क्रिएट वेवलेट। जितने देर में ये पार्टिकल B यहाँ पर पहुंचेगा, ये जो वेव है इस पार्टिकल B का, ये जो वेव फ्रंट है, जब ये इस C पॉइंट पे पहुंचेगा तब तक यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो चुका होगा, इसने अपना वेवलेट क्रिएट, ये अपना वेवलेट क्रिएट कर चुका होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? जब ये B पार्टिकल का जो वेव है, ये B पार्टिकल की जो एनर्जी है, जब ये C पे पहुंचेगी, जब तक ये C पे पहुंचेगी तब तक ये जो A ऑलरेडी टच हो चुका है वो रिफ्लेक्ट बैक हो चुका होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में, सिंस इट इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अपोजिट डायरेक्शन में उसने एक डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। लेट अस से कि एट टाइम t इज इक्वल्स टू कैपिटल T पे हम लोग देख रहे हैं, ओके, एट टाइम t इज इक्वल्स टू कैपिटल T पे हम लोग देख रहे हैं, अगर इफ आई से कि अगर इसने VT डिस्टेंस कवर कर लिया है, VT डिस्टेंस, ये VT डिस्टेंस का डिफरेंस है, तो यहाँ पर जब ये B VT डिस्टेंस कवर करके C पहुंचेगा, ये जो A पॉइंट से वेव निकला है वो भी VT डिस्टेंस कवर करके अपोजिट डायरेक्शन में निकल जाएगा, इट विल गो टू द अपोजिट डायरेक्शन, और ये यहाँ से यहाँ तक VT डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। इट माइट हैव कवर्ड सम डिस्टेंस ऑफ VT, ओके, इट माइट हैव कवर्ड सम डिस्टेंस ऑफ VT। लेट अस से जो VT उसने कवर किया है वो यहाँ पर कहीं किया है। हम क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यहाँ से विल ड्रॉ वन टेंजेंट, थोड़ा नीचे की तरफ लेते हैं, विल ड्रॉ वन टेंजेंट, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं यहाँ से। मैं समझाती हूँ कि इस टेंजेंट का मीनिंग क्या है। ड्रॉ वन टेंजेंट फ्रॉम हियर, इस पॉइंट पे ले रही हूँ, ड्रॉ वन टेंजेंट फ्रॉम हियर। क्यों मैं B के सामने ले रही हूँ उसका मीनिंग मैं आपको बाद में समझाऊंगी। ट्राई करो कि ये जो पॉइंट है ये B के एकदम सामने आए, इट शुड कम इन द फ्रंट ऑफ B। ये जो आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये जो लाइन ड्रॉ की है, ये B के एकदम सामने आ रही है, क्योंकि जितने देर में ये B से C जाएगा उतने देर में ये A से इस पॉइंट E तक आने वाला है। ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे है, जितने देर में ये B से अभी C पहुंचने वाला है उतने देर में ये जो पॉइंट A है ये आपके मिरर को स्ट्राइक करके उतना ही डिस्टेंस पीछे की तरफ कवर कर चुका है, दैट इज योर डिस्टेंस A। हुआ क्लियर? सबको क्लियर हुआ? यहाँ तक डायग्राम सबको समझा? क्योंकि इसके बाद पूरी ज्योमेट्री है। आफ्टर दिस देयर इज अ प्योर ज्योमेट्री। यहाँ से एक और रे ड्रॉ कर लो, दैट इज अ रिफ्लेक्टेड रे। जब ये लाइट, ये जो पॉइंट C है, B है, वो जब C को पहुंचेगा तो इट विल रिफ्लेक्ट, और उस पॉइंट को, इस रिफ्लेक्टेड रे को नाम दे दो F, दिस बिकम CF, ठीक है?
So this is your ray diagram for reflection. This is your particular ray diagram for reflection. और एक चीज ध्यान देना बनाते समय, ये जो डिस्टेंस है, ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज है, ये दोनों भी एक दूसरे को पैरेलल आनी चाहिए. अगर ये दोनों एकदम पैरेलल आई है तो योर डायग्राम इज करेक्ट, अदरवाइज योर डायग्राम इज रॉन्ग. सबका रे डायग्राम बन गया मेरे साथ? यस मैम. समझा सबको कैसे बनाया है? किसी को कोई डाउट है ये रे डायग्राम में? मैं वापस से ये रे डायग्राम एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर उसके बाद हम आगे के प्रूफ के साथ जाएंगे. ओके, हमने क्या बोला? हमने एक लाइट ली है ऑफ वेव फ्रंट ए बी. हमने कहा इट्स अ प्लेन वेव फ्रंट. आपका जो मिरर है वो भी परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ द पेपर को. आप पूछ रहे थे ना प्लेन क्या होता है? दिस इज प्लेन. ये प्लेन है पेपर का. पेपर के अंदर इज अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, मतलब पेपर से परपेंडिकुलर, पेपर के प्लेन से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ. अब हमने एक वेव फ्रंट लिया, वो भी पेपर से परपेंडिकुलर है. इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर. अब हमको पता है कि एक वेव फ्रंट जो होता है वो बहुत सारे पार्टिकल्स से बनता है. बहुत सारी चीजें समझाने वाली हूँ, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनो इस लॉ को. उसने एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दिया अपने वेव फ्रंट को कंसीडर करके. ओके, जब ये पॉइंट ए का वेव यहाँ पर टच करेगा तब तक बी काफी दूर पहुंचा हुआ है, बिकॉज एक एंगल पे हम लोग स्ट्राइक करवा रहे हैं. अगर आप इसी वेव फ्रंट को सीधा सीधा गिरा दो बिना किसी एंगल के, देखो जब आप किसी चीज को सीधा सीधा गिरा देते हो स्ट्रेट नॉर्मल पे, आपको कोई भी इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलता. सारा इफेक्ट आपको कब मिलता है? जब आप किसी एक एंगल पे गिराते हो, तभी आपको रिफ्रैक्शन का भी जो बेंडिंग है वो कब देखने के लिए मिलता है? जब आप उसको एक एंगल पे गिराते हो. अगर आप सीधा सीधा गिराओ ना तो सीधा लाइट जाएगी, सीधा रिटर्न आएगी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला. ना वो बेंड होगी ना उसके साथ कोई प्रॉब्लम. सी वेलोसिटी में चेंजेस आ सकता है, वेलोसिटी कैन चेंज, बट जो बेंडिंग होती है, जो रिफ्लेक्शन होता, जो रिफ्रैक्शन होता है, उसके लिए आपको एक एंगल पे उसको रखना पड़ता है, क्योंकि ये थिकनेस काम करती है. ये जो आपके राइट रे की थिकनेस है ये काम करती है उसका रिफ्रैक्शन के लिए. तो अभी फिलहाल तो हम रिफ्लेक्शन डिस्कस कर रहे हैं, पहले हम रिफ्लेक्शन करते हैं, रिफ्रैक्शन को भी अच्छे से करेंगे. सो ए पॉइंट यहाँ पे टच हो गया, अभी बी पीछे ही पड़ा हुआ है. अब बी लेट अस से एक टाइम टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, ए ने टी इज इक्वल टू 0 पे टच कर लिया. ठीक है, मैंने इस पर्टिकुलर बी से सी तक आने के लिए उसको एक कैपिटल टी का टाइम लग रहा है, और उसकी वेलोसिटी आई एम सेइंग लेट दैट वेलोसिटी बी कैपिटल वी. हाँ, सो ये जो डिस्टेंस कवर करेगा इन कैपिटल टाइम टी, कितना डिस्टेंस कवर करेगा? द डिस्टेंस कवर विल बी वी टी. बी से सी तक जो डिस्टेंस कवर करने वाला है इन टाइम टी इज वी टी. जितने देर में ये यहाँ से अभी इस सरफेस को आके टच कर रहा है उतने देर में ये तो t इज इक्वल टू 0 पे ही टच कर चुका था. तो t इज इक्वल टू कैपिटल टी पे जितना डिस्टेंस वो b से c में कवर कर रहा है उतना ही डिस्टेंस वो यहाँ से यहाँ पे कवर करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि अब वो रिफ्लेक्ट बैक होने वाला है. तो जितना डिस्टेंस b अभी c पे आ रहा है, टच कर रहा है, उतने देर में a ने एक अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही डिस्टेंस vt अमाउंट कवर कर लिया. इसीलिए देखो b और c को एकदम सामने रखा है हमने. क्लियर विद द पार्ट? समझा सबको? नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ड्राइंग अ टेंजेंट. एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ C से E तक. जहां तक उसने वो यहाँ पे उसने VT डिस्टेंस कवर किया है, इसने अपोजिट डायरेक्शन में VT डिस्टेंस कवर किया है. सो दिस इज माय AE जो मेरे A के वेव फ्रंट ने कवर किया है, और दिस इज माय BC जो मेरा B अभी C पे आ रहा है. मतलब जब मेरा B C पे पहुंचेगा तब मेरा A ऑलरेडी रिफ्लेक्ट बैक होके AE डिस्टेंस कवर कर चुका होगा. हेलो मिस. क्लियर विद द पार्ट? हाँ बोलो मैम. वो आपने क्यों बनाया टेंजेंट, तो समझ में नहीं आया. हाँ मैं बताती हूँ, अभी तक मैंने वो बताया ही नहीं है. वेट फॉर अ व्हाइल, मैंने वो लाइन क्यों ड्रॉ की है वो मैं समझाती हूँ. ओके मिस. आई विल कम टू दैट पॉइंट. या बोलो मिस. एक बार बोलो, आई एम लिसनिंग. मिस मेरा डिस्कनेक्ट हो रहा था बार-बार. अमन एक मिनट, मैं वापस से शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगी एट द एंड. फिलहाल मुझे थोड़ा सा फ्लो में जाने दो. ठीक है, फाइन. सो ये अब ये टेंजेंट ड्रॉ करने का रीजन क्या है जरा अब वो समझाती हूँ. तुम एक बात समझने की कोशिश करो
हर वेव फ्रंट का साइज इस VT डिस्टेंस से स्टार्ट होगा, क्योंकि ए का वेव फ्रंट का डिस्टेंस, ए का वेव फ्रंट का जो वेवलेट होगा उसका साइज कितना होगा VT एट टाइम कैपिटल T। बट हर पॉइंट पे ये जो प्लेन वेव फ्रंट है, हर पॉइंट यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स प्रेजेंट है। सो उसका साइज, ये जो वेव फ्रंट्स यहाँ बनने वाले हैं उन वेव फ्रंट्स का जो साइज है वो वेरी करने वाला है। कहाँ से कहाँ तक? VT से 0 तक। 0 किसका होगा? इसका, क्योंकि इसका कोई वेवलेट अभी जनरेट नहीं हुआ, अभी तो ये आके स्ट्राइक हुआ है कैपिटल T पे आके, अभी ये स्ट्राइक हुआ है। तो A ने VT कवर कर लिया, A का जो जस्ट बाजू वाला होगा, A के जस्ट जो बाजू में आके, अब A के बाद एक पॉइंट आके स्ट्राइक करेगा, उसके बाद एक पॉइंट आके स्ट्राइक करेगा, फिर एक पॉइंट आके स्ट्राइक करेगा, फिर एक पॉइंट आके स्ट्राइक करेगा, फिर B आके स्ट्राइक करेगा। तो ये जो सारे पॉइंट स्ट्राइक कर रहे हैं उनका वो जो डिस्टेंस कवर करने वाला है, A के बाद A T = 0 पे स्ट्राइक किया, ठीक है, उसके जस्ट बाजू वाला पॉइंट T = 1 पे स्ट्राइक कर रहा है, उसके बाजू वाला पॉइंट T = 2 पे स्ट्राइक कर रहा है, इसके सबसे लास्ट वाला पॉइंट हमारा B है जो T = कैपिटल T पे स्ट्राइक करेगा। मतलब हर पॉइंट जो डिस्टेंस कवर करने वाला है आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो VT से कम होती जाएगी। तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ना, ये जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है, ये टेंजेंट वेव फ्रंट का टेंजेंट है। अगर आप इसका वेव फ्रंट ड्रॉ करो तो इसका टेंजेंट इज दिस। अब जो दूसरा पॉइंट आएगा उसका वेव फ्रंट ड्रॉ करो, उससे थोड़ा सा छोटा होगा। जो तीसरा वेव फ्रंट आएगा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, वो थोड़ा सा और छोटा होगा। जो चौथा आएगा वो और थोड़ा सा छोटा होगा। जो पांचवा आएगा वो और ये सबसे छोटा वाला दैट इज 0। तो ये जो है इट्स अ कॉमन टेंजेंट टू ऑल द वेव फ्रंट, सारे पार्टिकल्स के वेव फ्रंट का कॉमन टेंजेंट होगा। तो वेव फ्रंट का जो साइज है वो VT से 0 के बीच में रेंज करेगा। और ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है ना, ये लाइन इट्स अ कॉमन टेंजेंट टू ऑल द वेव फ्रंट्स। सारे ये जो वेव फ्रंट्स का साइज है ये A से B तक में धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। और ये वेव फ्रंट बन क्यों रहा है? ये रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से ये वेव फ्रंट बन रहा है। ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट था। अब ये इंसिडेंट वेव फ्रंट एक एक करके रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स बनाएंगे। सबसे बड़ा वेव फ्रंट A का बनेगा एट टाइम कैपिटल T पे, उसके बाद वाला पार्टिकल, फिर उसके बाद वाला पार्टिकल, फिर उसके बाद वाला पार्टिकल, एंड C पे सबसे छोटा दैट इज 0 वेव फ्रंट बनेगा, क्योंकि C अभी आके जस्ट स्ट्राइक हुआ है। तो ये जो लाइन है ये सारे वेव फ्रंट्स का कॉमन टेंजेंट है। समझ में आ रहा है? समझा मैंने क्या बोला? क्लियर विद द पार्ट? कुछ क्लिक हो रहा है मैंने क्या बोला? यस और नो? प्लीज आंसर। नहीं मिस, नहीं समझा ये। वापस समझाओ। हाँ मिस, ये वाला। यस मैम। ओके, एक मिनट ध्यान से देख। ए स्ट्राइक किया, ए रिफ्लेक्ट बैक हुआ। हम एक टाइम T कैपिटल T के बाद देख रहे हैं। वो कैपिटल T वो टाइम है जिसमें B अभी C पॉइंट पे रीच होने वाला है। इट विल जस्ट रीच द पॉइंट C, ठीक है। A और B के बीच में भी तो बहुत सारे लाइट रेज है ना, देयर आर डिफरेंट लाइट रेज ना, एक थिकनेस है ना, देयर आर डिफरेंट लाइट रेज प्रेजेंट हियर, बराबर है। A अभी रीच हुआ, A के बाद ये पॉइंट रीच होगा, फिर ये पॉइंट, मतलब देयर विल बी अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन ऑल द लाइट्स रीचिंग टू द पॉइंट टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और सबसे लास्ट में T = कैपिटल T पे ये रीच होने वाला है, B पॉइंट। समझ में आया? रीच होने के बाद रिफ्लेक्शन होगा। समझ, अब जो लोगों को नहीं समझा जरा वो समझो। A रीच हो गया, A रीच होके रिफ्लेक्ट हो गया। जितने टाइम में अभी B यहाँ पे पहुंचने वाला है, उतने टाइम में, जितने टाइम में B यहाँ पे पहुंचने वाला है C पॉइंट पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, उतने टाइम में A ने अपना एक वेव फ्रंट बना लिया जिसका डिस्टेंस इज VT। A के बाजू में ही एक और पार्टिकल प्रेजेंट है, एक और रे ऑफ लाइट प्रेजेंट है। वो अब A पहले पहुंच गया, अब वो दूसरा वाला A1 पहुंचेगा, फिर A2 पहुंचेगा, फिर A3 पहुंचेगा, फिर A4 पहुंचेगा, फिर A5 पहुंचेगा, फिर A6 पहुंचेगा, फिर B पहुंचेगा। B सबसे लास्ट में पहुंचने वाला है। सो A के बाजू वाला, अब समझो A के बाजू वाला पहुंच गया, लेट अस से A1 पहुंच गया। तो जहां उसने VT कवर किया है, क्योंकि T = सबसे पहला टच करने वाला A है, रेस है, इट्स अ रेस। अगर तुम इसको ध्यान से समझो, इट्स अ रेस। बहुत सारे लोगों को भागने के लिए लगाया है, ठीक है। ये मेरा फिनिशिंग लाइन है, जो मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहां से भाग के रिटर्न बैक आना है। जब रिटर्न बैक आओगे तो आपका वेव फ्रंट बनाया जाएगा। सबसे पहला A था,
ए फटाक से पहुंच गया, एट टी इज इक्वल टू 0 पे ए पहुंच गया, सबसे पहला पहुंचने वाला ए था। अब ए के बाद दूसरा वाला लाइट रे पहुंचा, जब तक दूसरा वाला लाइट रे पहुंचेगा तब तक ए ने एक डिस्टेंस कवर कर लिया है रिटर्न बैक में, अभी तो ये जस्ट पहुंच रहा है, समझा? तब तक तीसरा वाला पहुंचा, तब तक इसने एक डिस्टेंस कवर कर लिया है। अब तीसरा वाला जस्ट पहुंच रहा है तब तक इसने एक डिस्टेंस पीछे डायरेक्शन में कवर कर लिया, क्योंकि आपको भाग के रिटर्न बैक होना है। सबसे मैक्सिमम किसने कवर किया? ये वीटी। उसके बाद किसने कवर किया? इसने। अब ये रिटर्न बैक हुआ, अब इसने यहाँ पे कवर किया। अब 14 वाला पहुंचा, जब तक ये यहाँ पे पहुंचा तब तक ये इसने एक डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। अब जब तक ये यहाँ पे पहुंच रहा है, ये सबसे लास्ट है, ये बी वाला है जो सी पॉइंट पे पहुंचने वाला है, तब तक इसने भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। तो अगर मैं एक सर्कल बनाऊं तो सबसे, और इसमें मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, दिस इज माय नॉर्मल टेंजेंट, तो सबसे बड़ा टेंजेंट यहाँ पे हो रहा है, साइज कहां से कहां तक वेरी हो रहा है? वीटी से 0 तक, ये वो टेंजेंट है। सबसे पहले ए पहुंचा, ए रिफ्लेक्ट बैक होके वीटी तक पहुंचा, तब तक दूसरा वाला आया, फिर दूसरा वाला रिफ्लेक्ट बैक होके तीसरा वाला आया, दूसरा वाले का डिस्टेंस यहीं तक कवर, जहां इसने वीटी कवर कर लिया है वहां पे ये रिफ्लेक्ट बैक यहीं तक कवर कर पाया। तीसरा वाला आया, वो यहीं तक डिस्टेंस कवर कर पाया, जहां पे इसने वीटी कवर कर लिया है वहां पे ये इतना ही कवर कर पाया है, क्योंकि ये लोग लेट आपके ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहे हैं, एक एंगल पे आके ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहे हैं, सारे के सारे एक साथ आके स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं, दे आर एट पर्टिकुलर एंगल। तब तक तीसरा वाला आके स्ट्राइक किया यहाँ पर, तब तक जहां पर उसने ए ने वीटी कवर कर लिया वो यही इतना ही कवर कर पाया है, क्योंकि वो लेट आके रिफ्लेक्टिंग सरफेस को स्ट्राइक कर रहा है। फिर ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, इट इज फॉर्मिंग अ कॉमन टेंजेंट। अगर मैं एक सर्कल का टेंजेंट बनाऊं तो हर पॉइंट का एक टेंजेंट बन जाएगा ये। सो योर वीटी, योर दिस पर्टिकुलर, ये जो वेव फ्रंट है, हर पार्टिकल का जो वेव फ्रंट बनेगा रिफ्लेक्टेड रे की वजह से, वो वीटी से 0 के बीच में रेंज करेगा। सबसे हाईएस्ट वीटी ने कवर किया है, सबसे कम 0 वाला होगा। समझ में आ रहा है? समझा है कुछ? क्लियर विद द पार्ट? हाँ Yes मैं सभी or no? समझ गया अच्छे से। हाँ मैं समझ गया अभी। मैम एक बार थोड़ा जूम करो ना। लेट्स सी किसको कितना जूम करूं। हाँ मैम। ध्यान से मैंने जो जो चीजें बताई है ना उसको एकदम ध्यान से सोचने की कोशिश करो, फिर आपको ये टेंजेंट का जो मतलब है वो समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। ओके, मैं नहीं भगाऊंगी, मैं आराम से लेकर जाऊंगी, बट प्लीज रे डायग्राम को बहुत अच्छे से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका समझना, तो ही आप आगे का प्रूफ कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ये दोनों लाइंस का पैरेलल होना बहुत जरूरी है, ये दोनों लाइंस का पैरेलल होना बहुत जरूरी है, कीप इट इन माइंड। अगर ये थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा बना मतलब आपका रे डायग्राम गलत है, इट्स रॉन्ग। थैंक यू मिस। एक शॉर्ट में रिवीजन ले रही हूँ पूरे रे डायग्राम का, ध्यान से समझते जाओ वापस से लास्ट टाइम। ओके, मैंने एक वेव फ्रंट लिया विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वेव पेपर, एक मिरर लिया है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया है, इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, बाहर की तरफ है, हम क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, काट के देख रहे हैं ऊपर से, या हम ऊपर से देख रहे हैं कि एग्जैक्टली लाइट अगर मैंने एक एंगल पे गिराई तो होता क्या है। मैंने थोड़ा सा जूम किया लाइट को, आप एक सिंगल लाइट गिरा के देखोगे तो आपको तो सब एक साथ ही दिखेगा, मैंने थोड़ा जूम किया है, एक छोटे छोटे वेवलेट्स को देखने की कोशिश कर रही हूँ, इतना ज्यादा जूमिंग की है। ओके, मैंने क्या देखा, मैंने ये ऑब्जर्व किया, ये मेरा एक पूरा प्लेन वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट का जो थिकनेस है वो ए बी है, मुझे पता है कि बीच में थिकनेस अगर ए बी है तो बीच में भी बहुत सारे रेज होंगे लाइट के, करेक्ट है। अब क्या होगा, अब मैंने जब एक एंगल पे इसको स्ट्राइक करवाया, when I'm striking it at a particular angle, what I'm observing, ये मेरा एक नॉर्मल है, मैंने यहाँ से एक, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, जहां पर एट t इक्वल टू 0 पे मेरे ए ने आके स्ट्राइक कर दिया, ये मेरा विनर है, दिस इज माय विनर, सबसे पहले आके इसमें स्ट्राइक कर दिया, अभी बी यहीं पर पहुंचा है, ए और बी के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स है, अब बी सबसे लास्ट पहुंचने वाला है, पर ए के बाजू में कोई होगा, उसके बाजू में कोई, उसके बाजू में कोई, उसके बाजू में कोई, सारे थोड़े 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 दूर के डिस्टेंस पे होंगे। अब जरा समझो, मैंने सबसे लास्ट वाले को अपना ध्यान लगाया, मैंने क्या बोला कि मेरा जो लास्ट वाला है ना, ये जो मेरा लास्ट वाला है, ये टाइम t के बाद इस सरफेस को स्ट्राइक करने वाला है, एट टाइम t कैपिटल T
वो इस सरफेस को स्ट्राइक करेगा, ठीक है। तब मैंने क्या देखा कि जब मेरा टाइम टी पे ये जो स्ट्राइक कर रहा है आके, तब तक मेरा ए जो पॉइंट जो पहले ही स्ट्राइक कर चुका था वो रिफ्लेक्ट बैक हो चुका है, इट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड। अब मुझे पता करना है कि कितना रिफ्लेक्ट बैक हुआ। ऑफ कोर्स इस रे ऑफ लाइट का भी वेलोसिटी वही है और इस रे ऑफ लाइट का भी वेलोसिटी वही है। मैं अगर इसने वीटी डिस्टेंस कवर किया है तो हो ना हो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो भी कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी यहाँ से यहाँ तक के बीच में। जितने देर में बी से सी यहाँ आ रहा है उतने देर में ए रिफ्लेक्ट होकर ए ही डिस्टेंस कवर कर लेगा। और ये जो ए ही डिस्टेंस होगा ये किसके बराबर होगा, ये इस बीसी डिस्टेंस के बराबर होगा, दैट इज वीटी, बी इनटू कैपिटल टी। ओके, मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, एक लाइन ड्रॉ की। इस लाइन को समझने की कोशिश करो, यहीं पर तुम कंफ्यूज हो रहे हो। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ये लाइन एग्जैक्टली क्या रिप्रेजेंट कर रही है। मैंने सबसे हाईएस्ट डिस्टेंस कौन कवर कर पाएगा, जो सबसे पहले पहुंचा हुआ होगा। उस पर्टिकुलर टाइम में सबसे ज्यादा डिस्टेंस वही कवर कर पाएगा जो सबसे पहले पहुंचा होगा। उसके बाद वाले उसके बाद वाला उसके बाद पहुंचेगा, उसके बाद वाला उसके बाद पहुंचेगा, उसके बाद वाला उसके बाद पहुंचेगा, और सबसे लास्ट ये पहुंचने वाला है जिसको पूरा टाइम टी लगने वाला है, ठीक है। मैंने एक लाइन ड्रॉ किया वीटी डिस्टेंस पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट, जिसको मैंने टेंजेंट वर्ड यूज कर दिया। अब क्वेश्चन ये आया कि मिस आपने टेंजेंट किस बेसिस पे यूज किया, आपने ये वर्ड टेंजेंट क्यों यूज किया। मैं ये बोली कि ये जो मेरा वेव फ्रंट बनता किसकी वजह से है, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसकी वजह से मेरा वेव फ्रंट बन रहा है। ये मेरा सबसे बड़ा वेव फ्रंट होगा जिसका जो थिकनेस होगा वो वीटी होगा, जिसका जो डिस्टेंस होगा वो वीटी होगा। जितने देर में मेरे इस रिफ्लेक्टेड रे ने वीटी डिस्टेंस कवर किया है उतने देर में जो सेकंड वाला है वो पूरा वीटी तो कवर नहीं करेगा, वो भी रिफ्लेक्ट बैक। इसके बाद जस्ट बाजू वाले ने आके इसको टकराया, इसके बाद जस्ट बाजू वाले ने आके टकराया, बट तब तक ये कुछ अमाउंट तो कवर कर ही चुका होगा। अब ये टकरा के रिटर्न बैक हुआ तो थोड़ा तो इससे पीछे होगा, तीसरा वाला उससे थोड़ा पीछे होगा, चौथा वाला उससे थोड़ा पीछे होगा। मतलब अगर मैं हर पार्टिकल का वेव फ्रंट बनाते जाऊं तो हर पार्टिकल का जो थिकनेस आएगा एट टाइम टी सबका सेम आएगा क्या, नहीं। एट टाइम टी इसने सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है, इसने उससे थोड़ा कम, इसने उससे थोड़ा कम। हर पार्टिकल का जो वेव का थिकनेस होगा जो सर्कल में बनाती जाऊंगी वो छोटा 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 बनता जाएगा, और सबसे छोटा किसका होगा, जीरो, सी का, क्योंकि सी तो अभी अभी आके जस्ट टच किया है, पीछे तो गया ही नहीं अभी तक। सो आपका जो वेव का थिकनेस होगा वो सबसे हाईएस्ट वीटी होगा, और ऐड कहाँ पे करेगा वो, जीरो पे। और अगर मैं इसको एक टेंजेंट ड्रॉ करूं इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, देयर विल बी अ नॉर्मल टेंजेंट, वो ये नॉर्मल टेंजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये कलेक्टिवली ये पूरा नॉर्मल टेंजेंट जो है दैट इज योर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के थिकनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट था ए बी, दिस वाज योर इंसिडेंट वेव फ्रंट, और जो आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है वो ये है। इसलिए मैंने बोला कि अगर तुम इसको ध्यान से देखो इट इज अगेन अ वेव फ्रंट। मैंने कहा ना ये दोनों पैरेलल होने चाहिए, देखो इट्स अ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। समझ में आ रहा है व्हाट आई सेड, क्लियर विद द पार्ट, रे डायग्राम सबको समझा। विल स्टॉप हियर। ये रे डायग्राम आपको अच्छे से एनालाइज करना है और 5 टाइम